हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुलुक आईएएस। स्वागत है आपका हमारी सोशियोलॉजी की क्लासेस में। और देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा था। हमने आपके प्रवीण यहाँ से स्टार्ट कर देगा। हमने आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट पॉलिटिकल पावर एंड वेरियस पर्सपेक्टिव ऑन पावर। सो देखिए, अलग अलग पावर के जो पर्सपेक्टिव है उन्हें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। और उनसे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, उनसे रिलेटेड अगर कोई समस्या है, तो देखिए आप लोग पूछ सकते हैं। अभी तक बस मैंने आपके साथ क्या किया है, पावर को डिफाइन किया है। और पावर को डिफाइन करने के साथ ही साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सम पर्सपेक्टिव ऑन पावर, जिसमें हमने आपके साथ मैक्स वेबर के बारे में बात की, हमने आपके साथ टैलकट पार्सन के बारे में बात की, हमने आपके साथ बात की कार्ल मार्क्स की। इनके पर्सपेक्टिव को मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट है डियर फ्रेंड, सो यू मे आस्क योर डाउट। यहां तक कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आप लोग को? So those who are present in class, please mention your name so that I will be able to focus in a better manner. आप में से जो लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, those who are present, please mention your name. तो देखिए सभी को गुड आफ्टरनून। और देखिए, लास्ट क्लास से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। देन आई विल प्रोसीड फर्दर। पिछली क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आप लोग को है, देन यू मे आस्क। मनप्रीत, आपकी पहली क्लास है। इज देयर योर फर्स्ट क्लास मनप्रीत? नैन्सी, अदर्स दोस्त हु आर प्रेजेंट इन क्लास। बाकी लोग देखिए जो क्लास में प्रेजेंट हैं, देखिए हेजिटेट मत करिए, अपना नाम जल्दी बताइए जिससे हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाऊंगा। आप में से जिनकी पहली क्लास है, प्लीज मेंशन इफ देयर इज एनीवन न्यू इन दिस क्लास, प्लीज मेंशन योर नेम सो दैट आई कैन प्रोसीड फर्दर। और देखिए, मैं चीजों को ऐसे लेके चलूंगा कि जिनकी पहली क्लास है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया? अभी तक हमने डिस्कस किया कि पावर है क्या? पावर इज नथिंग, इट इज अ चांस, इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपनी बातों को मनवा पाएंगे दूसरे से। इवन दो दे आर रेजिस्टिंग, you will be able to get your way even after opposition from the other. That probability, that capacity, that we were referring as power. ये हम रेफर कर रहे थे पावर की तरफ से कि आप अपनी बातों को you will be able to exercise your will over others in spite of resistance from other. That aspect I discuss with you people. ये बात हमने आपके साथ डिस्कस किया। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? उसके बाद मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हमने कुछ पर्सपेक्टिव डिस्कस किए। लाइक हमने मैक्स वेबर की डेफिनेशन डिस्कस की, जिसमें हमने ऐसा बताया कि पावर रिलेशनल है। हमेशा आप किसी के रिलेशनशिप में पावरफुल होते हैं। पावर बिहेवियरल है, इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर बिहेवियर, इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन कीप इन योर लॉकर। एंड पावर इज सिचुएशनल, अ पर्सन इज पावरफुल इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, he may not be that much powerful in other situation, that we have discussed with you people. So ये एक हमने डिफिनेशन डिस्कस किया। मार्क्स की हमने बात की, जहां पे कार्ल मार्क्स ऐसा बोले थे कि जो पॉलिटिकल पावर है इट डिराइव्स इटसेल्फ फ्रॉम इकोनॉमिक पावर। दोज हु आर इकोनॉमिकली पावरफुल, they only they are politically powerful, and they are powerful because they are controlling means of production. वो means of production को, कैपिटल को, टेक्नोलॉजी को, लेबर को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर पा रहे हैं, इस वजह से वो पावरफुल है। सो स्टेट या जो गवर्नमेंट है, दैट इज कमेटी ऑफ बुर्जुआजी। ये जो रिच सेक्शन है उनके हितों को क्या कर रहे हैं? परिलक्षित कर रहे हैं, उनके हितों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पॉलिटिकल पावर हम समाज में बराबर तभी बांट पाएंगे जब ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है
ये सब में बराबरी से क्या पाएंगे, बढ़ पाएंगे, इस बारे में कार्ल मार्क्स कर रहे थे। बट फंक्शनलिस्ट ऐसा बोले थे, जो फंक्शनलिस्ट स्कॉलर थे वो ऐसा बोले थे कि कोई ग्रुप, कोई सेक्शन पावरफुल नहीं है, सोसाइटी एज सच पावरफुल है। सो सोसाइटी एज सच इज पावरफुल, देयर इज नो सेक्शन, देयर इज नो ग्रुप दैट इज पावरफुल। तो जब आप इंडिया को देखते हैं तो 1947 की अपेक्षा में आज 2020 में इंडिया आपको ज्यादा पावरफुल लगता है। दैट इज द जनरलाइज्ड एबिलिटी। सो मैक्स वेबर के अनुसार, कार्ल मार्क्स के अनुसार, पावर किसी ग्रुप के हाथ में रहती है, किसी सेक्शन के हाथ में रहती है। बट फंक्शनलिस्ट लाइक टैलकट पार्सन का मैंने एग्जांपल दिया, उनके अनुसार पावर किसी ग्रुप में, किसी वर्ग में, किसी सेक्शन में, किसी क्लास के हाथ में नहीं रहती। दैट रिमेन्स इन सोसाइटी एज सच। सोसाइटी इज पावरफुल और सोसाइटी इज पावरलेस। दैट वाज बीइंग आर्ग्यूड बाय टैलकट पार्सन। इस बारे में बात कर रहे थे टैलकट पार्सन। तो देखिए यहां तक सभी को सारी चीजें सही है, क्लियर है या नहीं? यहां तक किसी को भी कोई डाउट है, प्लीज से यस, इफ देयर इज नो डाउट सो प्लीज से नो। CW मिल्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा, विपुल आज पढ़ाऊंगा। यहां तक सभी को, गुरिंदर, गुरप्रीत, विपुल, मोनिका, हिमांशु, नैन्सी, मनप्रीत, देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? एवरीवन से यस। देखिए अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, फाइन, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। सो देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एंड दैट आई एम सेइंग पावर ऑफ एलीट बेसिकली। और जो पावर ऑफ एलीट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या बेसिकली। ये है, सो देखिए मार्क्स वाज सेइंग कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ऐसी सिचुएशन होगी जब कम्युनिस्ट सोसाइटी हम बना पाएंगे, जब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी में हम इक्वली बांट पाएंगे। और जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को सभी में इक्वली बांट पाएंगे तो शायद कोई पावर डिफरेंशियल नहीं रहेगा सोसाइटी में, एवरीवन विल बी इक्वली पावरफुल। ऐसी बात कर रहे थे कौन? ऐसी बात कर रहे थे मार्क्स। बट एलीट स्कॉलर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है? एलीट स्कॉलर्स दे आर रिजेक्टिंग दैट आर्गुमेंट, they are reacting against that argument and they are saying कि ancient India हो, ancient word हो, medieval India हो, medieval word हो, modern India हो, modern word हो, या post modernism, जिस समय हम लोग अभी रह रहे हैं, चाहे आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें चाहे विश्व के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सभी पावरफुल नहीं है। There is a group of people, there are some member of parliament, there are some ministers, there are some kingdoms where some people are governing masses. And masses are being governed by these small group of people. So elite scholars they are saying that there will be no such possibility where we will be ever able to create a society without power differential. ये power differential तो रहेगा ही रहेगा, हमेशा ऐसा होगा कि कुछ लोग गवर्न करेंगे और बाकी लोग गवर्न होंगे, and such governance will be known as elite rule. इसे क्या बोला जाएगा? elite rule बोला जाएगा। elite rule इसे बोला जाएगा because few people are able to govern बट मासेस आर बीइंग गवर्न, इस बात को बोला जा रहा है इस केस में। तो देखिए कैसे है ये चीज, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि जो एलीट स्कॉलर्स हैं दे आर सेइंग कि दिस थ्योरी इज अगेंस्ट द मार्क्सियन आर्गुमेंट। ये जो मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट था, ये जो मार्क्स का आर्गुमेंट था कि हम ऐसा समाज क्रिएट कर पाएंगे जहां पे कोई पावर डिफरेंशियल नहीं होगा, उसके अगेंस्ट में थ्योरी आ रही, जहां पे ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। दे रिजेक्टेड मार्क्सिस्ट दैट ए क्लासलेस सोसाइटी हैविंग एन इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर कुड बी रियलाइज्ड आफ्टर क्लास स्ट्रगल इन एवरी सोसाइटी। जिस तरह की बात कार्ल मार्क्स बोले थे कि क्लास स्ट्रगल के बाद हम एक कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट सोसाइटी बना पाएंगे जहां पे सभी के पास इक्वल वेल्थ होगी। और सिंस वेल्थ इज अ सोर्स फॉर पावर, इकोनॉमिक सोर्सेस से पॉलिटिकल पावर आ रही है, तो अगर सबके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस बराबरी में बांट दिए जाएंगे तो पॉलिटिकल पावर भी क्या होगी? बराबरी में बांट दी जाएगी, क्योंकि कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग पॉलिटिकल पावर इज कमिंग फ्रॉम इकोनॉमिक वेल्थ। सो इफ वेल्थ यू आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट, पावर यू आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट, इस बात को ये जो एलीट स्कॉलर्स हैं दे आर क्रिटिसाइजिंग एंड दे आर सेइंग कि इट विल नेवर हैपन, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग्स अभी तक हमेशा हिस्ट्री की हर स्टेज में human beings they were governed by some group of people known as political elite. So human being they can never able to come out of such kind of elite rule. इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं कौन? इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं these elite scholars, ये हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं।
सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं विल्फ्रेडो परेटो की। किसकी बात करते हैं? विल्फ्रेडो परेटो की। सो ही इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पर्सन अबाउट हुम वी आर गोइंग टू टॉक। सो व्हाट विल्फ्रेडो परेटो इज सेइंग, परेटो ऐसा बोल रहे हैं कि एलीट रूल एक फैक्ट है, हमेशा ऐसा ही हुआ है। ये किसी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी के बारे में, और अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बोले हैं कि यहाँ पे हमेशा ऐसा पाया गया है कि एलीट रूल ही रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पावर सभी में इक्वली क्या हो, डिवाइडेड हो। और क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं और कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए कम सुटेबल होते हैं, इस बात को जब ये एक्सप्लेन कर रहे हैं तो लोगों की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को, ह्यूमन क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड इज सेइंग कि देयर आर सम पीपल हु आर साइकोलॉजिकली mentally more suited for politics and others are not, and because of that they become part of that elite. So पहले तो बोले कि elite का मतलब क्या है। देखिए, elite का मतलब ये है कि जो लोग excel करते हैं। और अगर आप बात करते हैं political elite, मतलब वो लोग जो political जो domain है हमारा, वहां पे क्या करते हैं, excel करते हैं। So देखिए, those who excel in political dimension they are political elite। और यहाँ पे बोले हैं कि क्यों कोई पॉलिटिकल एलीट बन पाता है। देखिए, हमें से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। बट लोग उन्हें समझाते हैं कि भैया पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स को जो चाहिए शायद आप में नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग, देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल हु आर मोर सुटेबल फॉर पॉलिटिक्स, अदर्स में नॉट बी। एंड इस बात को ये हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है या ऐसा नहीं है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। So what Wilfredo Pareto is saying कि there are certain psychological qualities, if these qualities are there within you, then you are more suited for politics। और वो qualities क्या हैं ये आप बताएंगे। So ये ऐसा बोले कि जो human behavior होता है, हमारा जो भी behavior होता है, उसके दो aspect होते हैं। उसके क्या होते हैं? दो aspect होते हैं। तो हर human behavior के दो aspect होते हैं। एक aspect ये बोले जिसको बोले रेसिड्यू, और एक एस्पेक्ट को बोल रहे हैं जिसको आप बोल रहे हैं डेरिवेटिव। सो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, व्हेनेवर यू थिंक समथिंग, या तो उस डिसीजन को हम इमोशनली लेते हैं या हम उसे रैशनली लेते हैं। या तो किसी इमोशन की वजह से, सेंटिमेंट की वजह से आप कोई एक्शन करते हैं, या लॉजिक, तर्क की वजह से आप लेते हैं। सो आपके माइंड का वो भाग जो आपके डिसीजन को इमोशनली इन्फ्लुएंस करता है, भावनात्मक, सेंटिमेंटली, उसे ये रेसिड्यू बोल रहे हैं। और आपका वो भाग जो माइंड का जो लॉजिकल है, रैशनल है, उसे ये डेरिवेटिव बोल रहे हैं। सो इस तरह से हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं, माइंड दो तरह से इन्फ्लुएंस करता है, एक इमोशनली और एक रैशनली। इमोशनली जो इन्फ्लुएंस आता है उससे आप रेसिड्यू बोल रहे हैं, लॉजिकल जो इन्फ्लुएंस आता है उसे आप डेरिवेटिव बोल रहे हैं। सो हमारे बहुत सारे एक्शन, नंबर ऑफ आवर एक्शन, हमारे बहुत सारे एक्शन वो लॉजिकल होते नहीं है, वो होते तो है नॉन लॉजिकल। क्या होते हैं? नॉन लॉजिकल। आई एम नॉट सेइंग इलॉजिकल, आई एम जस्ट सेइंग नॉन लॉजिकल। बट हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हमारे नॉन लॉजिकल एक्शंस को हम लॉजिकल की तरह से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो आप यही बोलेंगे क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहता था, क्योंकि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था, एजेंट ऑफ चेंज बनना चाहता था। सो दैट इज ह्यूमन टेंडेंसी कि मेनी ऑफ आवर एक्शन they may not be logical, they may not be rational, but we have endowed with a tendency। हम एक टेंडेंसी है हमें से कि हम अपने नॉन लॉजिकल एक्शंस को लॉजिकल की तरह से क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जब हम अपने नॉन लॉजिकल एक्शन को लॉजिकल की तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो उसमें बहुत सारे हमारे जो रेसिड्यूज हैं उनकी यूटिलिटी होती है। इनमें से दो रेसिड्यूज ये बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेसिड्यू बोल रहे हैं, वन इज रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, जिनके अंदर ये रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। डियर फ्रेंड, दोज हु हैव दैट रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, दे आर वेरी मैनिपुलेटिव, दे आर वेरी कैलकुलेटिव। उन्हें पता होता है कि उनके ये कहने से सामने वाला खुश हो जाएगा, ऐसा कह के वो अपना काम निकाल सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट इज रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन। और रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन जो है ये आपको हेल्प करता है मैनिपुलेशन में, कॉम्बिनेशन में, कन्विंस करने में। सो सच पीपल हु हैव दिस थिंग, दिस रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन इन एप्रोप्रिएट क्वांटिटी, such people are known as foxes। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है?
फॉक्स, फॉक्स बोला जा रहा है मतलब ये काफी चालाक होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर होता है रेसिड्यू ऑफ एग्रीगेट, और ऐसे लोग को ये बोल रहे हैं कि ये होते हैं लॉयन. So there are two kind of the people who are endowed with residue of combination, and there are other categories of people who are endowed with residue of persistence of aggregate. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए यहां तक अगर समझ में आ रहा है तो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं. रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि आप में चतुरता बहुत है, आप मैनिपुलेट करना जानते हैं, आप चीजों को कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको पता है यहां पे क्या बोलना है, यह बोलने से सामने वाले को अच्छा लगेगा, वो कैसे प्रमोशन लेना है, कैसे साइको चापलूसी करनी है, ऐसे लोग को बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन. और दूसरे जो लोग होते हैं उनमें ऐसी बात होती है कि वो हमेशा इमेज देते हैं कि मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं बदलने वाला नहीं हूं, मुझे आप बदल नहीं सकते, मैं उसूलों का बहुत पक्का हूं. ऐसे लोग को बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट. देखिए दोनों टेंडेंसी पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूटिलिटेरियन है. दोज हु मास्टर रेसिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, उनके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं फॉक्सेस, एंड दोज हु मास्टर रेसिड्यू ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट, उनके लिए एक टर्म यूज कर रहे हैं लॉयन. एंड पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट लॉयन एंड फॉक्सेस. पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट लॉयन एंड फॉक्सेस. तो बोलने की पॉलिटिक्स में इन्हीं दो तरह के लोगों का बोलबाला रहता है, या तो फॉक्सेस का या तो किसका, लॉयन का. और ये दोनों जो क्वालिटीज हैं, कभी भी देखिए आपने कंप्लीट आप लॉयन नहीं है, कंप्लीट आप फॉक्स नहीं है, कुछ आपके अंदर रेशियो रहता है. कुछ लोग ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं और कुछ लोग उसूलों के बहुत ज्यादा पक्के होते हैं, नहीं है? या आप है नहीं बट आप अपने फॉलोअर को ऐसा कन्विंस कर पा रहे हैं कि आप उसूलों के काफी क्या है, पक्के हैं. ना तो मैं करप्शन करूंगा, ना तो होने दूंगा, ना तो मैं खाऊंगा, ना तो खाने दूंगा. देखिए इस तरह की बातें हैं, ये किसकी बातें हैं? ये लॉयन की बात है, नहीं है? तो आपको सोसाइटी एज अ लॉयन की तरफ देखेगी. आयरन लेडी, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, नहीं है? या अटल बिहारी वाजपेयी. देखिए आप इस तरह के इंप्रेशन दे रहे हैं कि मैं लॉयन जैसा हूं, मुझे करप्ट करना बहुत ही मुश्किल है, मुझे आप बदल नहीं सकते, मैं उसूलों का बहुत पक्का हूं, मैं देश के बारे में सोचता हूं. ये लॉयन लाइक क्वालिटीज है. फॉक्सेस लाइक क्वालिटीज होती हैं जो गठबंधन करना जानते हैं, मैनिपुलेट करना जानते हैं, कैलकुलेटिव हैं, सरकार बचा कैसे पाना है वो सब उन्हें पता होता है. पॉलिटिक्स रिक्वायर बोथ लॉयन एज वेल एज व्हाट फॉक्सेस. तो जब घोटाले वगैरह बहुत बढ़ जाएंगे, समाज में ऐसा परसेप्शन बन जाएगा कि फॉक्सेस की सरकार चल रही है, सडनली एक नई सरकार आएगी जो लॉयन की सरकार होगी. और जब ये सरकार बनेगी तो कुछ टाइम तक चीजें अपने कंट्रोल में रहेंगी, बट राजनीति में उसकी भी जरूरत है, गठबंधन की. बिजनेस हाउसेस को दिक्कत होने लगेगा और फिर से फॉक्स एलिमेंट एक्टिव हो जाएंगे और लॉयन को हटा के फिर से क्या हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा. तो विल्फ्रेडो परेटे यूएस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बोल रहे हैं कि शायद जो वहां पे डेमोक्रेट्स हैं और जो रिपब्लिकन हैं, तो रिपब्लिकन को रिफर कर रहे हैं कि ये शायद लॉयन जैसे हैं, और डेमोक्रेट्स को ये रिफर कर रहे हैं कि ये शायद फ्लेक्सिबल हैं, प्रोग्रेसिव हैं. तो इन्हें आप फॉक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं और बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग, पॉलिटिक्स इज ओनली सर्कुलेशन ऑफ व्हाट, लॉयन एंड व्हाट फॉक्सेस. कभी फॉक्सेस की गवर्नमेंट बनेगी, फिर कभी लॉयन की गवर्नमेंट बनेगी, फिर कभी फॉक्सेस की बनेगी, फिर कभी लॉयन की बनेगी. और इसी तरह से जो पावर है हमेशा ये इन्हीं दो तरह के एलिट के बीच में क्या होती है, घूमती रहती है. इट विल नेवर बी लाइक दैट कि masses will be able to govern. They will be either governed by lion like element or foxes like element. So ये दो तरह के इस तरह के एलिमेंट होते हैं जो पॉलिटिक्स के लिए काफी सुटेबल होते हैं. Those who are good in manipulation or those who are of high values, such kind of the people are very crucial for politics. ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? What he is saying, विल्फ्रेडो परेटो, ये बात समझ पा रहे हैं? पहली चीज ये बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी एलीट रूल से बाहर नहीं आ सकते. दूसरी बात ये बोल रहे हैं एलीट है कौन, एलीट वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में एक्सेल करते हैं. पॉलिटिकल एलीट कौन है, जो पॉलिटिक्स में एक्सेल करते हैं. क्यों एक्सेल कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं. कैसी क्वालिटीज होती हैं? साइकोलॉजिकल क्वालिटीज होती हैं. कौन सी साइकोलॉजिकल क्वालिटीज? एक तो कॉम्बिनेशन की क्वालिटी,
और एक उसूलों का पक्का होने की क्वालिटी। जो लोग कॉम्बिनेशन में मास्टरी रखते हैं उन्हें वो फॉक्सेस बोल रहे हैं, चालाक बोल रहे हैं, जो मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कैलकुलेशन करना चाहते हैं, चापलूसी करना चाहते हैं। और जो लोग उसूलों के काफी पक्के हैं उन्हें वो लॉयन बोल रहे हैं। सो वन कैटेगरी इज ऑफ लॉयन, another category is of foxes. So politics is nothing, it is just circulation of what? Elite between lion and what? Foxes. कभी सत्ता लॉयन के हाथ में रहेगी, कभी सत्ता फॉक्सेस के हाथ में रहेगी, कभी फॉक्सेस रूल करेंगे, कभी लॉयन रूल करेंगे। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां तक किसी को दिखे अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। लॉयन एंड फॉक्सेस वाली जो मैंने थ्योरी बताई, दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। सुमन, सीमा, गुरमिंदर, गुरप्रीत, मंजीत, सभी को देखिए एक वर्ड में आप सभी को, अगर किसी को भी कोई डाउट है वो अपनी बात बताए अगर उसको समझ में नहीं आया कि व्हाट विल्फ्रेडो परेटो इज सेइंग। हाँ, फिर से पूरा रिपीट करते हैं सीमा, फिर से पूरा। कहीं पे डाउट है तो पूछिए, नहीं तो पूरा रिपीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कहीं पे भी अगर कोई समस्या है सीमा तो पूछ सकती है। मैं ये बोल रहा हूं कि एलीट स्कॉलर्स ऐसा बोल रहे हैं कि हमेशा कुछ लोग होंगे जो मासेस को गवर्न करेंगे। ऐसे लोग जो पॉलिटिकल फील्ड में एक्सेल करते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल एलीट बोला जाता है। ऐसे लोग पॉलिटिकल एलीट क्यों बन पाते हैं उसके लिए अलग अलग थ्योरीज है। एक थ्योरी है विल्फ्रेडो परेटो की, जिनका ऐसा कहना है कुछ सुपीरियर साइकोलॉजिकल क्वालिटीज की वजह से लोग पॉलिटिक्स में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ये जो सुपीरियर क्वालिटीज हैं इनके बारे में बता रहे हैं। दो तरह की क्वालिटीज हैं। एक तो है क्वालिटी ऑफ कॉम्बिनेशन, लोगों को कंबाइन करने की, और एक है क्वालिटी ऑफ परसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट, कि लोगों में उसूलों के लिए पक्का होने के लिए। जिनमें क्वालिटी ऑफ कॉम्बिनेशन होती है उन्हें ये फॉक्सेस बोल रहे हैं, और जो उसूलों के काफी पक्के होते हैं उन्हें ये लॉयन बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट फॉक्सेस एंड लॉयन। कभी ये चालाक लोगों के पास रहेगा, कभी उनके पास रहेगा जो उसूलों के काफी पक्के होंगे। जब फॉक्सेस की सरकार बनेगी तो घोटाले वगैरह ज्यादा होंगे, इस समाज में दिक्कतें होंगी, और फिर से वो किसी लॉयन को लाएंगे। लॉयन बहुत नियम कानून से चीजों को कराने की कोशिश करेगा जिससे लोगों में प्रोटेस्ट होगा, और फिर से फॉक्स जैसे एलिमेंट आएंगे। इस तरह से हमेशा राजनीति या तो लॉयन के हाथ में रहती है या तो फॉक्सेस के हाथ में रहती है, क्योंकि इसी तरह के लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये बात समझ पा रही है सीमा या नहीं? ठीक है, तो ये बात देखिए, यही मैं आपको समझ रहा था। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा लेट आए, अदरवाइज देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि एक तरह से ये सर्कुलेशन ऑफ एलीट बता रहे हैं। सर्कुलेशन ऑफ एलीट से मेरा मतलब ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर सपोज ये लॉयन है और ये फॉक्स लाइक एलिमेंट है, तो पावर हमेशा क्या हो रही है, या तो लॉयन से फॉक्स के पास जा रही है या फॉक्स से किसके पास जा रही है, लॉयन के पास जा रही है। बट यही सिस्टम बना हुआ है हमेशा हर जगह पे, इसी तरह का सिस्टम बना हुआ है। और कुछ लोग ऐसी इमेज लाते हैं कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, नेशनलिस्ट हैं, और ये लोग एंटी नेशनल हैं। ये लोग आएंगे तो फिर से घोटाले होने लग जाएंगे, फिर से ऐसा हो जाएगा, हमने आपको उन दिनों से मुक्ति दिखाई। बट लोग कई बार बोलते हैं कि बहुत सारे नियम कानून में हमें दिक्कत हो रहा है, हमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा सा लिबर्टी चाहिए। बिजनेस हाउसेस को लगता है कि नियम कानून ज्यादा चल रहे हैं, बिजनेस सफर कर रहा है। तो हमेशा इस तरह का सामंजस्य बना रहता है, या तो पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ लॉयन और कई बार पॉलिटिक्स कंसिस्ट ऑफ फॉक्सेस। बट कई बार ऐसा होता है कि आप 15-15 साल तक, 20-20 साल तक पॉलिटिक्स में बने रहते हैं। परेटो बोले इसलिए बने रहते हैं क्योंकि ऐसी सरकारों में दोनों एलिमेंट होते हैं। लॉयन लाइक एलिमेंट को सामने में रखते हैं, बट पीछे से जो फॉक्सेस लाइक एलिमेंट होते हैं वो जोड़ तोड़ करते रहते हैं, गठबंधन बनाते रहते हैं कि ये पार्टी गई तो ये पार्टी आ गई, ये पार्टी गई तो ये पार्टी आ गई। और इस तरह के फॉर्मूला बना के वो कैसे भी करके सत्ता में क्या होते हैं, बने रहते हैं। तो यहाँ पे इतनी जल्दी सर्कुलेशन नहीं होता। बट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि वहां पे या तो ये रिपब्लिकन के पास रहता है जो बोलते हैं कि हम नेशनलिस्ट हैं, अमेरिका के गौरव को हम मेंटेन रखेंगे, बाहरी लोग को यहाँ पे नहीं आने देंगे, या फिर डेमोक्रेट्स हैं जो ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, ज्यादा लिबरल हैं, ज्यादा लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं। सो इस तरह की कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बोला कि राजनीति इज ऑल अबाउट, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ एलीट।
ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखिए यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो पूछिए, देन वी विल स्टार्ट विद समथिंग एल्स। यहां तक क्लियर है डियर फ्रेंड? किसी को भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रिज्यूम कि यहां तक सभी को बातें क्लियर है। ठीक है, फाइन। अब देखिए आफ्टर विल्फ्रेडो परेटो के बाद हम बात करते हैं गाइटेनो मोस्का। ये एक इटालियन सोशियोलॉजिस्ट हैं और गाइटेनो मोस्का बोल रहे हैं कि ही ऑल्सो बिलीव द राइट रूल बाय माइनॉरिटी इज एन इनवाइटेबल फीचर ऑफ ऑल सोशल लाइफ। ये भी मानते हैं कि हमेशा कुछ लोग होंगे कम संख्या में, माइनॉरिटी 100, 200, 500, यही देश को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। हर कोई गवर्न नहीं कर पाएगा। हर सोसाइटी में आपको दो क्लास मिलेगी। एक क्लास है जो नंबर में कम है, जिनको बोला जाता है रूलिंग क्लास, ये रूल करते हैं। और दूसरी जो क्लास है जो नंबर में ज्यादा है, उसे बोल रहे हैं कि मासेस। अब देखिए रूलिंग क्लास मासेस को कैसे गवर्न कर पाती है? संख्या में तो ये रूलिंग क्लास कम है, बट ये ज्यादा संगठित है, ज्यादा ऑर्गेनाइज है, इनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं, इनके पास कुछ क्वालिटीज हैं। तो मोस्का एग्री कर रहे हैं, ये बोले हाँ सही बात है, विल्फ्रेडो परेटो जो बोल रहे थे सही बात है। कुछ सुपीरियर क्वालिटीज होती है किसमें? एलिट में, पॉलिटिकल एलिट में, जिसकी वजह से ये लाखों करोड़ों लोगों को क्या कर पाते हैं, गवर्न कर पाते हैं। और ये जो सुपीरियर क्वालिटीज है, ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं। सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती है मतलब अगर आप मूवी देखें, वो अलाउद्दीन खिलजी वाली, पद्मावत वाली मूवी देखें, तो देखिए कुछ क्वालिटी है अलाउद्दीन खिलजी में। शायद वैलर है, शायद करेज है, शायद कोई युद्ध हारना नहीं आ रहे हैं। तो हर सोसाइटी में, प्रिमिटिव सोसाइटी में, एंशिएंट सोसाइटी में, शायद ब्रेवरी वो वैल्यू हो सकती है। किसी सोसाइटी में शायद चुनाव जीतने की क्षमता क्या हो सकती है, वैल्यू हो सकती है। किसी सोसाइटी में कोई टेक्निकल नॉलेज शायद वो वैल्यू हो सकता है। तो देखिए जो भी कंपनी जो भी कोरोना वैक्सीन को लेके आएगी, डेफिनेटली उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाएगा मार्केट में, और उनसे लोग निगोशिएट करेंगे, क्योंकि उनके पास उस वैक्सीन का फॉर्मूला सबसे पहले आएगा, जिसकी समाज को सबसे ज्यादा क्या है, जरूरत है। तो किस क्वालिटी की वजह से आप पॉलिटिकल एलीट बन पाएंगे, ये समाज से समाज में वेरी करता है। आज हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में रह रहे हैं। बहुत सारे यंग लोग जो ट्विटर को, फेसबुक को, गूगल को कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर पावर एलीट। वो सीधे अलग अलग देशों के प्राइम मिनिस्टर से बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास कुछ क्वालिटीज हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज यू हैव कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस मासेस। आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और पावर है क्या? पावर एक तरह का स्पेशलाइज्ड इन्फ्लुएंस ही है, जिससे आप लोगों को वो करने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो अदरवाइज उन्होंने किया होता। तो यहां पे ऐसा बोले हैं कि दिस कैपेसिटी ऑफ पीपल दैट मेक्स देम पावर एलीट, एंड दिस कैपेसिटी वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। और ये जो पावर एलीट होते हैं, ये ज्यादा संगठित होते हैं, और जब भी इन्हें कोई चैलेंज करता है, जब भी इन्हें कोई चुनौती देता है, तो उसे ये एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में समाहित करने का मादा रखते हैं। ये बात यहां पे बोली जाती है। सो दैट इज बीइंग आर्ग्यूड कि जो पावर एलीट है ये ज्यादा संगठित है, इनके पास कुछ रिसोर्सेज हैं। ये रिसोर्सेज भले अलग अलग समाज में अलग अलग टाइम पे वेरी करेंगे, बट इन क्वालिटीज की वजह से ही कुछ लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं, बाकी लोग पॉलिटिक्स में उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो आप कई लोग को पाएंगे, जैसे अभी देखिए गुजरात में देखिए बहुत सारे नए नए लीडर्स, यंग लीडर्स आए। शुरू में उन्होंने काफी सारे लोगों को एकीकृत ऑर्गेनाइज किया, प्रोटेस्ट किया। बाद में वो कहीं ना कहीं समाहित हो गए, कोई बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कोई कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। सो ऐसे लीडर्स आते रहते हैं युवाओं के बीच से, बट फाइनली वो इसी पावर एलीट का पार्ट बन जाते हैं और किसी पार्टी की मेंबरशिप ले लेते हैं, किसी पार्टी से एमएलए बन जाते हैं, किसी पार्टी से एमपी बन जाते हैं। क्योंकि जो पावर एलीट है, जो संख्या में काफी कम है, ये नए चैलेंजेस को उसी में समाहित कर लेता है, अकोमोडेट कर लेता है। तो आप कोई भी हो, चाहे गुजरात में जो पटेल लीडर थे, या जिग्नेश मेवानी थे, या चंद्रशेखर जी की भीम आर्मी के जो लीडर उनकी बात होती है, तो देखिए ये सब नए लीडर्स हैं जो अपने दम पे आगे आए हैं और जो इस्टेब्लिश एलीट है उनको चैलेंज करते हैं। बट धीरे धीरे ये सारे लोग इसी में क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। कोई अपनी पार्टी बना लेता है, इलेक्शन लड़ने लगता है, गठबंधन कर लेता है, या कोई ऑलरेडी इस्टेब्लिश पार्टी को क्या करता है, ज्वाइन कर लेता है, एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर में इन पॉलिटिकल एलीट को समाहित कर लिया जाता है। और ये रूल हमेशा बनाया जाता है
कि कुछ लोग मासेस को क्या करेंगे, गवर्न करेंगे। तो देखिए हो सकता है कि जब अरविंद केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला रहे हो तो लोक नायक की तरह से दिखते हो, लोगों के नेता की तरह से दिखते हो, बट जब देखिए आप सीएम बन गए तो देखिए आपके खिलाफ भी लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप ही सरकार है। और हो सकता है कि सरकार दिल्ली में कोरोना को मैनेज करने में उतनी सफल न रही हो, भले ही चाहे जो भी दिक्कत हो केंद्र और राज्य के बीच में, बट देखिए लोगों में ऐसा रहेगा कि अब आपके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा बोल रहे हैं कि जो एलीट रूल है ये तो हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो एलीट में लोग हैं जो कम है संख्या में, ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज है, और जो मासेस है जिसको ये गवर्न कर रहे हैं ये शायद उतने ऑर्गेनाइज या संगठित नहीं है। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? हार्दिक पटेल, ठीक है। यहां तक देखिए बात समझ में आ रही कि कैसे जो एलीट स्ट्रक्चर है ये हमेशा बना रहता है, और जो लोग इसे चैलेंज करने आते हैं वो भी इसी में समाहित हो जाते हैं, उन्हें भी कुछ जगह दे दी जाती है, और ये स्ट्रक्चर इसी तरह से चलता रहता है। आपको जिनसे ज्यादा होप हुई होती है कि ये जरूर कुछ बड़ा करेंगे, बाद में आपको पता चलता है उन्होंने अपने लिए बड़ा किया, इसलिए आपके लिए नहीं किया। तो देखिए जब ये मूवमेंट आया होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन, बड़े बड़े लोग की बात हो रही थी, अन्ना हजारे जी थे उसमें, अरविंद जी थे, कुमार विश्वास थे, बाबा रामदेव थे, किरण बेदी जी थी, ये सभी लोग देखिए सभी लोग सेट हो गए हैं। कोई कहीं गवर्नर बन गया है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, कोई सीएम बन गया है, कोई डिप्टी सीएम बन गया है, तो देखिए हर कोई यहाँ पे सेट हो गया है। बट जो एलीट स्ट्रक्चर है वो वैसा ही वैसा चल रहा है। कोई भी और नया प्लेयर आएगा वो भी इसी में कहीं ना कहीं क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। इस बात को शायद गैटिनियो मोस्का एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये बात डियर फ्रेंड आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे स्कॉलर की। दूसरे स्कॉलर देखिए कौन है? दूसरे स्कॉलर हैं सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और सी राइट मिल्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए सी राइट ऐसा मिल्स बोले कि ये पर्सनल क्वालिटीज की बात नहीं है। तो आप लोग जो लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप में कोई बहुत खास पर्सनल क्वालिटी है कि आप लोग बहुत बढ़िया मैनिपुलेटिव हैं या कैलकुलेटिव हैं या उसूलों के बहुत ज्यादा पक्के हैं। आप सभी एक जैसे हैं। देखिए आप सभी नॉर्मल लोग हैं। सुबह रोज आप लोग पढ़ने के लिए टारगेट बनाते होंगे कि 4 बजे 5 बजे उठूंगा, बट आराम से 7, 7:30, 8, 9:30 जिसका जिस तरफ से श्रद्धा है उस हिसाब से उठ के आप लोग पढ़ रहे होंगे। नॉर्मल बात है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, ऐसे ही होता है, विंटर में ऐसे ही होता है। बट यस, आप अगर इस एग्जाम को क्रैक कर दें, वंस यू क्रैक दैट एग्जामिनेशन, आपको जानने वाले क्या बोलेंगे? मैंने तुम्हारे पापा से बहुत पहले बोला था कि बड़ा तेजस्वी बालक है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत आगे जाएगा। मतलब उन्होंने आपके अंदर इस बात को पहचान लिया था बहुत पहले, आप नहीं पहचान पाए पर उन्होंने पहचान लिया था। तो व्हाट आई मीन टू से कि आप में कुछ खास नहीं है, इन पोजीशंस में कुछ खास है, और सिंस इन पोजीशंस में कुछ खास है, इस हिसाब से अपने आप को असेस करके कि आप हैं कौन, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं? आप 1 साल का टाइम लेके, 2 साल का टाइम लेके यूपीएससी एग्जाम की क्या कर रहे हैं? प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन डिपेंडिंग अपॉन योर लिमिटेशंस, कि कितने आप टैलेंटेड हैं, कितने टैलेंटेड नहीं है, उस हिसाब से आप लोगों ने अपना प्लान बनाया हुआ है और आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग इस एग्जाम को क्या करेंगे? क्रैक करेंगे। और जैसे ही इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, उस इलाके का जो एमएलए होगा, उस इलाके का जो एमपी होगा, उस इलाके के जो इन्फ्लुएंशियल लोग होंगे, वो बिना आपके बुलाए आपके घर पे आपको बधाई देने आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब ये लड़का, अब ये लड़की, ये इस पावर एलीट का क्या बन चुका है? पार्ट बन चुका है, और अगर 25-30 सालों तक बना रहेगा, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे एहसास कराने की जरूरत है कि इसे भी हमारी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सीडब्ल्यू मिल्स बोल रहे हैं कि एलीट रूल तो है, बट ये जो एलीट रूल है ये इंस्टीट्यूशनल है। हर समाज में ऐसी कुछ पोस्ट होती हैं जिनको इंपॉर्टेंट पोस्ट बोला जाता है, और उन पोस्ट को जो भी होल्ड करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ एलीट, नॉट बिकॉज दीज पीपल आर सुपीरियर, जस्ट बिकॉज दैट पोजीशन इज सुपीरियर। तो एलीट रूल इसलिए नहीं है कि आप सुपीरियर हैं, एलीट रूल इसलिए क्योंकि पोजीशन सुपीरियर है, और आप क्या, कोई भी आके, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही एवरेज है, हो सकता है किसी को कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी हो सकता है किसी को बोलने में दिक्कत आती हो, अगर वो भी आईएएस बन जाए तो वो भी इस सोसाइटी में एलीट का पार्ट है, क्योंकि इस पोस्ट से बहुत सारे लोगों के काम जुड़े हुए हैं, और इस पोस्ट से लिया गया हर डिसीजन
लाखों लोगों की लाइफ को क्या कर सकता है, बदल सकता है। इसलिए दिस पोस्ट एंड ऑक्यूपेंट ऑफ दैट पोस्ट, दे आर द पार्ट ऑफ पावर एलीट, दैट इज बीइंग आस्क्ड बाय सी राइट मिल्स। तो बोले कि जो एलीट रूल है वो आपकी पर्सनल क्वालिटीज पे डिपेंड नहीं है। जो एलीट रूल है आपकी फिजियोलॉजिकल क्वालिटीज पे डिपेंड नहीं है। जो एलीट रूल है आपकी साइकोलॉजिकल क्षमताओं पे डिपेंडेंट नहीं है। समाज में ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस में जो लोग इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट एलीट। वो लोग क्या हैं, एलीट हैं। इस बारे में बात कर रहे हैं कौन, इस बारे में बात कर रहे हैं सी राइट मिल्स। ये बात समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? कि बात आप में नहीं है, बात इन पोस्ट में है। इसलिए आप इन पोस्ट को ऑक्युपाई करना चाहते हैं, और एक बार अगर अपनी इन पोस्ट को ऑक्युपाई कर लिया, देन यू आर पार्ट ऑफ पावर एलीट। वो पोस्ट कौन सी है मैं आपको बताऊंगा, बट कहना क्या चाह रहे हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं? What he wants to say that you people are able to understand or not? Yes, जैसे बोलेंगे अच्छा ऐसी बात है तो बताइए कौन सी पोस्ट है। बोले अगर आप अमेरिकन सोसाइटी की बात करें तो वहां पे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज और जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस में अगर आप इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं, देन यू आर पार्ट ऑफ पावर एलीट। तो जो बिजनेस हाउसेस हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज को बोलेंगे कि भैया आप अफगानिस्तान पे अटैक करो, अनलिमिटेड गैस है वहां पे, अगले हमारे 50 साल की जो हाइड्रोकार्बन की जरूरत है अफगानिस्तान से क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। अफगानिस्तान बेचारा जो अपनी जद्दोजहद में पहले से परेशान है, अलग अलग ग्रुप वहां पे फाइट कर रहे थे, तालिबान था, ये था, वो था, सब कुछ पहले से चल रहा था। बट बिजनेस हाउसेस जिन्होंने फंडिंग की है इलेक्शन के दौरान, किसकी, पॉलिटिकल पार्टीज की, जिन पैसों से सरकारें बनी है, उन्हें ये बताएंगे कि आप एक ऐसा रियोटिक क्रिएट करो, ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट करो कि अब अफगानिस्तान पे अटैक होगा ही, और इसके लिए एक कोलैबोरेशन बनेगा किसके साथ, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली अटैक करने कौन जाएंगे, मिलिट्री पर्सनल जाएंगे। और एक बार जब आप वहां पे जाएंगे तो आप वहां पे रुकेंगे बेसिकली, और वहां के जो रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करेंगे बेसिकली। सो इस तरह के बहुत सारे एक तरह का नेक्सस। अभी रिसेंटली यूएस की तो बात छोड़ ही दीजिए, अभी रिसेंटली मैं आपको बोल रहा हूं पाकिस्तान में देखिए आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ एलिगेशन लगे हैं कि उनके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस चल रहे हैं और बहुत सारा पैसा उन्होंने क्या किया है, कमा के रखा हुआ है। देखिए ये एक तरह का क्या है, कनेक्शन है, नेक्सस है। नेक्सस इस तरह का है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जब यहां से रिटायर हो जाएंगे, तो हम आपको कोई पोस्ट दे देंगे, कहां पे, बिजनेस हाउसेस में। कोई बात नहीं है, आप आज हमारे लिए काम कर रहे हैं, कल हम आपके लिए काम करेंगे, हमारा जो एडवाइजरी बोर्ड है, हमारा जो हाईएस्ट बोर्ड है, उसमें आपको जगह दे देंगे। तो हम इस रिलेशनशिप को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। और सी राइट मिल्स बोल रहे हैं, इनके बीच में बड़ा क्लोज इंटरेक्शन रहता है। क्लोज इंटरेक्शन मतलब इनके जो बच्चे होते हैं ये प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सपोज पढ़ने गए, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए, इन्होंने तो अपने बच्चों को पैसे के दम पे क्या किया, भेज दिया। इन्होंने अपने बच्चों को भी कई बार पैसों के, इनके जो बच्चे हो गए स्कॉलरशिप लेके चले गए, और ये स्कॉलरशिप आपको इसलिए इजीली मिल गई क्योंकि आप किसी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में किसी बड़े ऑफिसर के बेटे थे, बेटी थे। ऐसा पाया गया कि इनके जो बच्चे होते हैं, इनके जो चिल्ड्रन होते हैं, ये एक जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में, प्रेस्टिजियस स्कूल में पढ़ते हैं और एक क्लोज इंटरेक्शन आपस में बनाते हैं, क्योंकि ये आपस में फैमिली मेंबर का भी आदान प्रदान करते हैं। फैमिली मेंबर का आदान प्रदान से मेरा मतलब यह है कि हो सकता है कि किसी पार्टी के लीडर के बेटे की शादी किसी बिजनेस हाउस के बड़े पर्सन की बेटी से हो जाए। इस तरह से आप एक नेक्सस बनाए रखते हैं, और ये नेक्सस इतना सही होता है कि चाहे इस पार्टी की सरकार हो चाहे उस पार्टी की सरकार हो, ये नेक्सस हमेशा क्या होगा, बना रहेगा। शायद इमरान खान इस नेक्सस को बना के चल रहे हैं कहां पे, पाकिस्तान में। शायद इस नेक्सस को बनाने में विफल रहे कौन, नवाज शरीफ। शायद एक टाइम पे जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये नेक्सस बहुत बढ़िया बनाया था, ये नेक्सस बिगड़ गया, इससे जुल्फिकार अली भुट्टो को जाना पड़ा, उसकी वजह से बेनजीर भुट्टो की भी क्या हुई, हत्या हुई। तो देखिए जहां पे ये नेक्सस आप बढ़िया से बना ले जाएंगे, वहां पे ये सिस्टम बहुत अच्छे से चलेगा, चाहे इस पार्टी की सरकार आए चाहे उस पार्टी की सरकार आए। जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनका काम अनवरत चलता रहेगा, जो पार्टीज के बड़े लीडर्स हैं
उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, तभी जेल जाना पड़ेगा जब उनमें से कोई इस रूल को क्या करेगा, तोड़ देगा। अगर आपने इस रूल को तोड़ा कि आपने, जब आप होम मिनिस्टर थे तो आपने सपोज अमित शाह जी को जेल भेज दिया, तो जब वो होम मिनिस्टर बनेंगे तो आपको जेल भेज देंगे, क्योंकि नियम को क्या नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है। अगर नियम ब्रेक हुए तो देखिए सबको इससे क्या होगा, लॉस होगा। तो इस तरह की बातें हो सकता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सही ना हो, बट यूएस के कॉन्टेक्स्ट में सी राइट मिल्स ऐसा बोल रहे हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद द पर्सनल क्वालिटीज। पर्सनल क्वालिटीज से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका जो लेना देना है वो समाज के इंस्टीट्यूशन से लेना देना है। समाज में कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। अगर इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में हायर पोस्ट पे आप हैं तो यू आर द पार्ट ऑफ पावर एलीट। और ये जो पावर एलीट है आपस में एक सामंजस्य बना कर रखते हैं, आपस में एक तरह की फ्रेंडशिप बना कर रखते हैं। और इस वजह से जिस तरह का सामंजस्य, जिस तरह की फ्रेंडशिप बना कर रखते हैं, उसकी वजह से ये पावर एलीट एक क्लोज ग्रुप है। इसमें नए लोग को जल्दी एंट्री नहीं दी जाती है, अगर दे दी जाती है तो उनको फिर इसका पार्ट बना लिया जाता है। उसके बाद यही पावर एलीट सोसाइटी इसको गवर्न करता रहता है। सो दिस इज मोर इनटू इंस्टीट्यूशंस, दिस इज नॉट इनटू ए पर्सन। सो किसी पर्सन की पर्सनल क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। इसका ज्यादा लेना देना है कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और इन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को जो होल्ड करेंगे वो कंट्री की सत्ता पर अपनी पकड़ को क्या रखेंगे, बनाए रखेंगे। डियर फ्रेंड, ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां तक सारी बात समझ में आ रही है डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इफ देयर इज नो डाउट प्लीज से नो सर। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? फाइन, ठीक है, अच्छी बात है। पावर एलीट के बारे में बात किया। पावर एलीट वो हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं, इनमें हायर पोस्ट होते हैं, यहां पे हायर पोस्ट होते हैं। बट इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कौन? इस बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक पर्सन जिनका नाम है रॉबर्ट दहल। और रॉबर्ट दहल क्या कर रहे हैं? रॉबर्ट दहल बोल रहे हैं कि आप इन चीजों को होल्ड करते हैं, ठीक है, आप किसी बड़े बिजनेस हाउस में बड़ी पोस्ट में, ठीक है, अच्छी बात है। आप किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में बड़ी पोस्ट में, अच्छी बात है। आप किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मोस्ट में, अच्छी बात है। आपके पास पोटेंशियल है पावर एलीट बनने का, पोटेंशियल है राजनीति को प्रभावित करने का, बट आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये आप पे भी डिपेंड करता है। ये बात समझने की कोशिश करिए कि सी राइट मिल्स इस चीज को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं कि यू हैव पोटेंशियल टू बी पावरफुल एंड यू आर पावरफुल। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों में एक अंतर है। राहुल गांधी में भी इन्फ्लुएंशियल हो, वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को प्रभावित कर सकते हो, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे दैट इज डिफरेंट थिंग। सो रॉबर्ट दहल बोल रहे हैं कि सी राइट मिल्स कंफ्यूज हो रहे हैं, पोटेंशियल टू बी पावरफुल एंड यू आर एक्चुअली पावरफुल, इनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इन तीन जगहों पे, इन तीन इंस्टीट्यूशंस पे अगर टॉप मोस्ट पोजीशन को आप होल्ड करते हैं, इसका सिंपल मतलब बस ये है कि आप में पोटेंशियल है टू बी पावरफुल। दैट नॉट नेसेसरली मीन्स यू विल चैनलाइज योर पोटेंशियल, यू विल रियली बिकम पावरफुल। ऐसा नहीं है। इस बात को सी राइट मिल्स क्या बोल रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? इस बात को रॉबर्ट दहल हाईलाइट कर रहे हैं कि सी राइट मिल्स के जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में अगर आप हायर पोस्ट होल्ड करते हैं देन यू हैव पोटेंशियल टू बी पावरफुल। इट डज नॉट मीन्स दैट यू आर रियली पावरफुल। ये बात समझ पा रहे हैं? This thing you people are able to understand or not? Potential to be powerful and to be powerful. The difference between both these things you people are able to understand or not? जो सी राइट मिल्स बोल रहे हैं उससे बस ये लगता है कि अगर इन जगहों पे आप हायर पोस्ट में, तो आपके पास पोटेंशियल है पावरफुल होने का। बट ऐसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेस हैं, और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हाउसेस में टॉप मोस्ट पोजीशन पे बहुत सारे लोग होते होंगे। बट ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, कुछ लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। जो लोग पार्टीज में हैं वो तो डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे, बट अदरवाइज मिलिट्री में भी अलग अलग जर्नल आए। पाकिस्तान में भी अगर मैं बोलूं
तो सारे जनरल्स ने सत्ता को अपने कब्जे में नहीं लिया। हालांकि वो जानते रहे होंगे कि अगर वो चाहें तो सत्ता में इंटरफेयर कर सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं, बट कुछ ने किया, कुछ ने नहीं किया। They had potential, but not all of them. They channelized their potential. So you have potential to be powerful is different thing. You are really powerful or not, that is different thing. इस बात को रॉबर्ट दहल क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इन पोस्ट को होल्ड करते हैं तो चांसेस हैं कि आप पावरफुल हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि पावर आपके पास ही रहेगी। जैसे मतलब सपोज करिए कि मान लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी है, एक सामान्य परिवार से आए, किसी बड़े बिजनेस हाउस से नहीं आए, उनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि जो पॉलिटिकल पार्टी से था, नहीं वो किसी आर्मी उनका वो है, ठीक है, बट वो आए धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक टाइम तक कोई नहीं जानता था, सडनली गुजरात के क्या बना दिए गए, सीएम बना दिए गए। ऐसी सिचुएशन बनी कि वहां के सीएम को हटाना पड़ा और इनको सीधे भेजा गया, तब तक इन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, और उसके बाद ये धीरे धीरे आज प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं तभी आप क्या हैं, पावरफुल है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रिलीजियस लीडर हैं, लाइक सपोज श्री रविशंकर एक रिलीजियस लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर है, बट हो सकता है कि उनमें काफी इन्फ्लुएंस हो कि सत्ता के गलियारों में जो लोग बड़े लोग हैं उनको प्रभावित कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई साइंटिस्ट हो सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम एक टाइम पे वो पावर एलीट के पार्ट थे, क्योंकि उनके पास कुछ साइंटिफिक नॉलेज था, उस नॉलेज की देश को जरूरत थी, अलग अलग सरकारों को जरूरत थी, सारी सरकारों में उनका एक प्रभाव रहा। बाबा रामदेव जब तक ये अपना बिजनेस उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, तो उसके पहले भी देखिए वो काफी प्रभावित करने वाले लोगों में थे, और अपने योगा के माध्यम से उन्होंने लोगों के जीवन को क्या किया हुआ था, प्रभावित किया हुआ था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं 3 जगहों पे अगर आप हायर पोस्ट में हैं तभी आप पावर एलीट बन सकते हैं। सामान्य बैकग्राउंड से भी कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, इस एलीट स्ट्रक्चर में एंट्री कर सकता है। इस बात को रॉबर्ट दहल क्या कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं डियर फ्रेंड। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल आर नॉट? This thing is clear, dear friend. Fine. कि potential to be powerful and you are really powerful, दोनों में हमेशा क्या रहेगा, एक गैप रहेगा, तो इस गैप को फुलफिल करने की जरूरत है। ठीक है, फाइन। देन बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल की। और देखिए रॉबर्ट MICHELL होगा, ये स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। रॉबर्ट मिशेल ऐसा बोल रहे हैं कि आज की डेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आज की डेट के जो बड़े लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो नेचर है वो नेचर ही ऑलिगारिकल है। ऑलिगार्की का मतलब होता है डियर फ्रेंड, ऑलिगार्की मींस रूल बाय फ्यू। कई बार ऐसी बात होती है ना कि सपोज ये कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है या बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, लोग ऐसा बोलते हैं कि सपोज अगर आज बीजेपी एक बड़ी पावरफुल ताकत की तरफ से उभरी है तो आप बोलते हैं कि ठीक है पार्टी पावरफुल है, केंद्र में सत्ता में, बहुत सारे राज्यों में, बट जो डिसीजन मेकिंग है ये शायद 3, 4 या 5 या 10 लोग के आसपास ही क्या है, घूमती है। हमेशा यही लोग दिखते हैं। पार्टी का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही दिल्ली से डिसीजन लेता है, वही बाकी क्षेत्रीय नेताओं को मानना पड़ता है। सुशील मोदी को बिहार से सीएम से, डिप्टी सीएम से हटा दिया गया। मतलब इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं कि जो पार्टी है उसके अंदर कोई लोकतंत्र नहीं है, पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं वही पार्टी को हथियाए हुए हैं। तो बोल रहे कि इसमें कोई गलत बात नहीं है। निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये सभी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता। नॉट एवरीवन दे हैव इंडोर्ड विद एन एबिलिटी टू टेक डिसीजन। हर किसी में वो बात नहीं है कि उसमें निर्णय लेने की अच्छी क्षमता हो। हमेशा कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनमें निर्णय लेने की क्षमता होगी, और बाकी लोग क्या होंगे, उन निर्णयों को मानेंगे, उन निर्णयों को उन्हें मानना पड़ेगा। सो देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इंडोर्ड विद एबिलिटी टू टेक डिसीजन। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने की उनमें क्षमता होती है। कैसे, अगर मैं आपको सामान्य एग्जांपल दूं तो आप समझने की कोशिश करिएगा। आप 4 दोस्त, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, कुछ भी हो सकते हैं, देखिए आप लोग 4 लोग मूवी देखने जाएं या कहीं पे भी जाएं, सडनली आप पाएंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहां पे आप जाएंगे, आप चारों में से कोई एक वही हमेशा आगे बढ़ के क्या करता है, बात करता है। कहीं पे मोल भाव करने की जरूरत हो, वो आगे आके बात करता है। टिकट लेने की बात हो, वहां पे जाके इंग्लिश में बात करने की बात हो, कोई
आर्गुमेंट हो जाए वो आगे जाके बात करता है, कहीं पे आपने खाना खाने आप गए वहां पे कोई बात करनी हो वो आगे जाके बात करता है। मतलब दे आर बॉर्न लीडर, उन्हें आप आगे कर देते हैं कि भाई तुम आगे जाओ, हम पीछे रहते हैं, तुम देखो क्या हो रहा है क्या हो। मतलब आपने चार्ज उन्हें दे दिया है। तो बोल रहे हैं कि आज की डेट की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आज की डेट की जो सरकारें हैं, वहां पे डिसीजन लेना इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है कि इसमें सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंडिया में, टॉप मोस्ट लेवल पे जो हाईएस्ट डिसीजन लेने की बात आएगी, तो सपोज देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 70-80 मिनिस्टर हो सकते हैं, 15% ऑफ लोकसभा जो सीट है उतने मिनिस्टर हो सकते हैं, 80 के आसपास। पर क्या हर निर्णय में इन 80 लोगों को इन्वॉल्व किया जा सकता है? इन एवरी डिसीजन कैन बी इन्वॉल्व ऑल दीज 80 पीपल? नहीं। इसीलिए इसके अंदर भी आपने एक कैबिनेट बनाया हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर भी देयर इज समथिंग नोन एज कैबिनेट। और जब भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जाएंगे, इस कैबिनेट की क्या होगी, कैबिनेट की मीटिंग होगी और कैबिनेट के डिसीजन लिए जाएंगे। तो ये जब कैबिनेट के डिसीजन लिए जाएंगे तो मतलब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं और वही डिसीजन पूरे देश में क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड्स और नॉट? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट कि कैबिनेट के डिसीजन को ही अल्टीमेटली क्या किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है। तो मतलब डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। चाहे पार्टीज हो, चाहे सरकारें हो, चाहे बड़े इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको इस निर्णय लेने के प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया सकता। हमेशा कुछ लोग होंगे टॉप पे, वही निर्णयों को लेंगे और उन्हीं निर्णयों को सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस बात को बोल रहे हैं रॉबर्ट मिशेल। रॉबर्ट मिशेल बोल रहे हैं कि जो ऑलिगार्की है दैट इज रूल ऑफ फ्यू, ये इनवाइटेबल है। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस का नेचर ही ऐसा है कि हर किसी को डिसीजन मेकिंग में आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इट हैज टू बी ऑलिगार्किकल। इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं रॉबर्ट मिशेल। ये बात डियर फ्रेंड समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? रॉबर्ट मिशेल की जो बात है उसे आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे कि ये क्या कहना चाहते हैं? यहां तक कोई डाउट किसी को भी डियर फ्रेंड? टिल हियर इज देयर एनी डाउट? इफ देयर इज एनी डाउट आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हमने आपके साथ बात की किसकी? हमने बात की विल्फ्रेडो परेटो की, हमने बात की गैटिनो मोस्का की, हमने बात की आपके साथ रॉबर्ट दहल की, सी राइट मिल्स की, हमने आपके साथ बात की किसकी, रॉबर्ट मिशेल की। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आस्क योर डाउट। देखिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं, प्लूरलिज्म की। कोई डाउट नहीं आता? सभी को कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड? सबको सब कुछ क्लियर आ रहा है? अच्छी बात है। देखिए अब देखिए हम बात करते हैं प्लूरलिज्म की, और प्लूरलिस्ट क्या बोल रहे हैं? देयर आर सम स्कॉलर्स जो बोल रहे हैं कि देखिए जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, लाइक नाउ वी आर लिविंग इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, और इंडस्ट्रियल या पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप है। सो देखिए जब मैं आपसे बोलता हूं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं या किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं और ऐसी धमकी दे रहे हैं कि हम दिल्ली को ब्लॉक कर देंगे, और इनकी इस धमकी की वजह से शायद सरकारों की जो नींद है वो उड़ी हुई है। सरकार रात रात को मीटिंग कर रहे हैं, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर ये रात रात को जाके क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं कि किसानों के इस मुद्दे को कैसे किया जाए। मतलब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग फील्ड में अलग अलग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, और जब उस क्षेत्र में आप कोई निर्णय ले रहे हैं उस क्षेत्र में उनका प्रभाव क्या है, काफी ज्यादा है। तो समाज में ऐसा नहीं है कि कोई 3 पावर सेंटर है, बिजनेस हाउसेस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। सडनली अगर आप ऐसा कोई निर्णय ले लीजिए कि आप यूपीएससी में जो अपर एज लिमिट है उसे सामान्य जो कैटेगरी के युवा है वो 32 साल से आप 26 साल करने वाले हैं, सडनली आप निर्णय ले लिए और सरकार ऐसा बोले कि हमने एक नया कानून लाया है युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए है, क्योंकि 32 साल तक जब युवा इस एग्जाम की तैयारी करता है
और उसका नहीं हो पाता है तो उसके बाद उसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते। अगर ऐसी बात सरकार बोलती है तो देखिए सडनली बहुत सारे इंडिया में जो युवा ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग पार्टी से भी संबंधित हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, सडनली वो प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि ऐसे किसी मुद्दे पे निर्णय लिया आपने बिना हमसे पूछे, ये तो हमारा एरिया था, हमें आपको क्या करना था, कंसल्ट करना था। ऐसे किसानों क्या ऑर्गेनाइजेशन है, महिलाओं क्या ऑर्गेनाइजेशन है, शेड्यूल कास्ट, अल्पसंख्यक, शेड्यूल ट्राइब, समाज का ऐसा जो भी वर्ग है, सबके अपने अपने कुछ क्या है ऑर्गेनाइजेशन है। और जब उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित किसी क्षेत्र में आप कोई निर्णय लेते हैं, लाइक आप ट्रेड यूनियन से रिलेटेड कोई नया कोड लाते हैं, लाइक किसानों से रिलेटेड आप कोई नया फार्म एक्ट लाते हैं, महिलाओं से रिलेटेड अगर आप कोई कानून लाते हैं, जब उस क्षेत्र में आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उस क्षेत्र के डिसीजंस को ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और कई बार ऐसा होता है डियर फ्रेंड कि हो सकता है कि आप राजनीतिक पार्टी के अच्छे लीडर हो, बट किसी बहुत ही फेमस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाते हैं और आप सर्च करते हैं ऐसे किसी व्यक्ति का जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, एजुकेशनल कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में कराने का। शायद इस मामले में, स्कूल में एडमिशन कराने के मामले में हो सकता है कि आप पुलिस में या ब्यूरोक्रेसी में बड़ी पोस्ट पे हो, बट आप लिंक ढूंढते हैं कि वहां का कोई बंदा मिल जाए, क्योंकि आपको पता है कि मेरे एरिया में तो मेरा इन्फ्लुएंस है, कोई बात नहीं है, बट उस एरिया में शायद मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है और उसे मेरे से कोई काम पड़ने वाला नहीं है। तो व्हाट आई मीन टू से, जो प्लूरलिस्ट बोलते हैं, प्लूरलिस्ट क्या बोल रहे हैं कि पावर एंड पॉलिटिक्स इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज, इसके बारे में पढ़ाई की गई। जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी लोकतंत्र है, उनके बारे में ऐसा पाया गया। और ये पर्सपेक्टिव ऐसा बोलता है कि जो पावर है, जो शक्तियां हैं, ये डिस्पर्स्ड हैं अमंग ए प्लूरलिटी ऑफ ग्रुप। तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं, यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, सबके पास थोड़ा थोड़ा क्या है, पावर है अपने एरिया में उसके लिए। सो देयर इज नो सच लाइक 3 कॉम्पोनेंट, जिसके बारे में बात कर रहे थे कौन, सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स बात कर रहे थे 3 कॉम्पोनेंट की, बिजनेस, पॉलिटिक्स और मिलिट्री। बट प्लूरलिस्ट बोल रहे हैं ऐसे बहुत सारे एरिया हो सकते हैं, किसानों से जुड़े हुए मुद्दे, प्रोफेशनल से जुड़े हुए मुद्दे, युवाओं से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, शेड्यूल कास्ट से, जो ट्राइब्स हैं उनसे रिलेटेड, ऐसा। और समाज का और भी बहुत सारा सेक्शन हो सकता है जो अपने एरिया में अच्छा खासा प्रभाव क्या करता हो, रखता हो। तो बोले कि सोसाइटी में कोई 1, 2 या 3 पावर सेंटर नहीं है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ पावर सेंटर है, क्योंकि अब जो लोगों के हित हैं वो इंक्रीजिंगली डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं और डिफरेंशिएट हो रहे हैं। तो इस डाइवर्सिटी में अलग अलग ऑक्यूपेशनल ग्रुप, अलग अलग कामगार वर्ग इमर्ज होके आए हैं और हर कोई अपने क्षेत्र में क्या कर रहा है, पावर एक्सरसाइज कर रहा है। इस बात को प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स ऐसा बोल रहे हैं कि समाज में कोई 1 या 2 पावर सेंटर नहीं है, ऐसा बहुत सारे पावर सेंटर है। इसके बारे में प्लूरलिस्ट बात कर रहे हैं। और ऐसे एक पर्सन जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बात किया, रॉबर्ट दहल। देखिए रॉबर्ट दहल क्या कह रहे हैं। रॉबर्ट दहल बहुत ही पॉपुलर है। रॉबर्ट दहल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक इन्होंने स्टडी की हु गवर्न्स की इन्होंने स्टडी की, और हु गवर्न्स में क्या कर रहे हैं कि जो कनेक्टिकट है वहां पे ये स्टडी कर रहे हैं और ये क्या पा रहे हैं, बोले कि मैं डिसीजन मेकिंग अप्रोच ले रहा हूं, डिसीजन मेकिंग मेथड को ले रहा हूं, और डिसीजन मेकिंग मेथड से ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल लेवल पे कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में, लाइक अर्बन प्लानिंग में, लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक लोकल गवर्नमेंट में, इन्होंने देखने की कोशिश किया कि कौन ऐसे लोग हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं बेसिकली। और जब इन्होंने ऐसा पाया तो उन्होंने पाया कि अलग अलग एरिया में डिसीजन लेने वाले लोग अलग अलग है बेसिकली। तो ऐसा नहीं कि कोई लोकल स्तर पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो सारी चीजें डिसाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो शायद पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई चीजों को डिसाइड कर रहा है, बट उसी तरह से जितने भी सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं उन्होंने अपना एसोसिएशन बना के रखा है। जितने सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन है लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है। और हर कोई, जितने डॉक्टर्स हैं, सपोज किसी भी शहर में, वाराणसी में, कानपुर में, जहां पे भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने सिटी लेवल पे डॉक्टर्स का अपना एसोसिएशन बना के रखा है। डेंटल डॉक्टर ने अपना अलग एसोसिएशन बना के रखा है, लेडीज क्लब बना के रखे गए हैं, मतलब इस तरह से लॉयन क्लब बना के रखे गए हैं। मतलब इस तरह से बहुत सारे एसोसिएशंस हैं और हर कोई किसी न किसी क्षेत्र में अपनी पावर को क्या करता है, एक्सरसाइज करता है,
तो ये प्लूरलिस्ट हैं, क्या है? प्लूरलिस्ट हैं, जो बोल रहे हैं कि समाज में ऐसा कोई एक, ऐसा कोई दो या ऐसा कोई तीन एरिया नहीं है जिसमें अगर आप हायर पोस्ट होल्ड करते हैं मतलब आप समाज में काफी क्या है, पावरफुल हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो अपने अपने क्षेत्र में क्या है, पावर रखते हैं और ये कंबाइंड पावर है। तो एक और अप्रोच मैं आपको बताऊंगा, उस अप्रोच को बोल रहे हैं रिपुटेशनल अप्रोच। एक और स्कॉलर ने रिपुटेशनल अप्रोच का क्या किया, रिपुटेशनल अप्रोच का यूज किया। और जब रिपुटेशनल अप्रोच का यूज किया इन स्कॉलर ने, जिनका नाम मैं बता रहा हूं, अर्नोल्ड एम्ब्रोस, ये एक अप्रोच यूज कर रहे हैं जिसका नाम है रिपुटेशनल अप्रोच। रिपुटेशनल अप्रोच से मेरा मतलब है कि आप एक इंटरव्यू करेंगे, आप एक सर्वे करेंगे। उस सर्वे में आप लोगों से पूछेंगे कि आपकी नजर में इस शहर में सबसे पावरफुल कौन है, शहर के लेवल पे सबसे पावरफुल कौन है। और जब इस तरह का इन्होंने एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया, सपोज इन्होंने 2000 लोगों का क्या किया, 2000 लोगों का इंटरव्यू लिया, तो 2000 लोगों ने ऐसा बताया, इनके इंटरव्यू के बेसिस उन्होंने पाया कि पूरे शहर में, इन्होंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल लीजिएगा, सपोज पूरे शहर में 2000 लोगों का इंटरव्यू लिया तो आपको 15 लोग के नाम पता चले, अलग अलग लोगों ने बोला कि मेरी नजर में ये पावरफुल है, मेरी नजर में ये पावरफुल, मेरी नजर में ये पावरफुल है। तो ऐसे 15 लोग के आपको मान लो नाम पता चले। इसी को मैं रिपुटेशनल अप्रोच बोल रहा हूं कि आपकी नजर में सबसे पावरफुल कौन है शहर में। फिर इन 15 लोगों को इन्होंने क्या किया, इन 15 लोगों का इंटरव्यू लिया गया, इन 15 लोगों का इंटरव्यू लिया गया और इनसे पूछा गया कि लोग बोलते हैं कि आप सबसे पावरफुल हैं, बट आपको क्या लगता है कि शहर में सबसे ज्यादा कौन पावरफुल है। तो इनके इंटरव्यू बेसिस पे, अगर एग्जांपल में ले रहा हूं, आपने ऐसे 6 लोगों का नाम रखा कि जब इन 15 लोगों के पास आप गए कि सामान्य व्यक्ति तो ऐसा बोला है कि उसे लगता है कि शहर में सबसे पावरफुल आप हैं, पर सर आपको क्या लगता है कि शहर में सबसे पावरफुल क्या है। तो उन्होंने किसी ने बोला कि हाँ सही बोला होगा, मैं पावरफुल हूं। किसी ने बोला होगा अरे मैं तो पावरफुल नहीं हूं, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूं, ये फलाने लोग बहुत पावरफुल है, इनके बारे में आप देखिए। तो देखिए इनके बेसिस पे आपने अगर सपोज एक फाइनल लिस्ट बनाई 6 लोग की, तो ये अर्नोल्ड एम्ब्रोस को क्या पता चला है कि ये 6 लोग हैं ये किसी एक फील्ड से नहीं है। हो सकता है कोई पॉलिटिक्स से हो सकता है कोई एग्रीकल्चर से हो सकता है कोई एजुकेशन से हो सकता है कोई हेल्थ से हो सकता है कि रांची में कोई बोल दे कि धोनी क्या है, काफी पावरफुल है, मतलब स्पोर्ट्स से हो सकता है कोई लिटरेचर या आर्ट से मतलब सोसाइटी में कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई 2 ग्रुप नहीं है, कोई 3 ग्रुप नहीं है जिसमें अगर आप इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं मतलब आप पावरफुल हैं। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं, ऐसे बहुत सारे ग्रुप में अगर आप अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं मतलब यू आर पार्ट ऑफ पावर एलीट। इस बात को प्लूरलिस्ट बोल रहे हैं। प्लूरलिस्ट जो बोल रहे हैं कि समाज में अलग अलग वर्ग हैं और इन अलग अलग वर्गों में अगर आप पावर होल्ड करते हैं मीन्स यू आर पावरफुल। ये बात समझ पा रहे डियर फ्रेंड कि प्लूरलिस्ट क्या बोल रहे हैं और एलीट क्या बोल रहे हैं, इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट। देखिए यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैक्स वेबर का व्यू पॉइंट पावर के बारे में, कार्ल मार्क्स का व्यू पॉइंट पावर के बारे में, जिनको हमने एक कैटेगरी में रखा दैट इज कॉन्फ्लिक्ट स्कॉलर। देन हमने आपके साथ बात की टैलकट पार्सन्स की, जिनको हमने एक कैटेगरी में रखा फंक्शनलिस्ट स्कॉलर। देन हमने आपके साथ बात की एलीट स्कॉलर्स की, जिसमें हमने 2 कैटेगरीज बनाई, एक क्लासिकल एलीट स्कॉलर और एक मॉडर्न एलीट स्कॉलर। क्लासिकल एलीट स्कॉलर में मैंने आपके साथ बात की विल्फ्रेडो परेटो की, गैटिनो मोस्का की, जो एलीट रूल के लिए पर्सनल या साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। दूसरी हमने आपके साथ बात की मॉडर्न स्कॉलर्स की, जो पर्सनल या साइकोलॉजिकल क्वालिटीज को इंपॉर्टेंस न देके इंस्टीट्यूशनल पोस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे थे। एंड दे वर सेइंग कि बिकॉज ऑफ दीज पोस्ट अ पर्सन इज पावरफुल जस्ट बिकॉज दे आर होल्डिंग सम हायर पोजीशन इन दीज पोस्ट, इसलिए वो पावरफुल है। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। और इस एलीट स्ट्रक्चर को क्रिटिसाइज करते हुए देयर आर सम स्कॉलर्स जो प्लूरलिस्ट है,
और ये प्लूरलिस्ट ये बोल रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज में अलग अलग पावर सेंटर्स हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स हैं, और इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ ग्रुप्स में जो लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करते हैं दे आर पावरफुल। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक सभी को क्लियर हो रहा है? फाइन। देखिए यहां तक सभी को समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए हम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज नेशन एंड स्टेट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नेशन क्या है और स्टेट क्या है। देखिए नेशन और स्टेट ये दो ऐसे शब्द हैं जो आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से मेंशन है। फर्स्ट पेपर के भी सिलेबस में जहां पे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, और सेकंड पेपर के भी सिलेबस में जहां पे पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है, दोनों पेपर में नेशन और स्टेट क्या है मेंशन है। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसा बोलते हैं कि वी आर लिविंग इन इंडिया, और आप एक इंडियननेस की बात करते हैं कि इंडिया में हम रह रहे हैं, एट द सेम टाइम हम इंडियन हैं, हम एक हैं, हम ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हम एक हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे कि जब आप किसी एंटिटी को स्टेट बोलते हैं तब आपसे क्या मतलब है, और जब आप किसी एंटिटी को नेशन बोलते हैं तब मतलब क्या है। इस बात को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, सोशियोलॉजिकली भी एक्सप्लेन करूंगा, और जो आपको जनरल आइडिया है नेशन और स्टेट का इसके बारे में बात करूंगा। जब भी आप किसी एंटिटी को स्टेट बोलते हैं, स्टेट से मेरा मतलब होता है कि उस एंटिटी के पास अपनी एक टेरिटरी होनी चाहिए। टेरिटरी से मेरा मतलब यह है कि नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण तक, ईस्ट से वेस्ट, पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक वेल डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। जैसे उस क्षेत्र को आप क्रॉस करते हैं, आप सपोज पाकिस्तान में चले गए, आप सपोज चाइना में चले गए, आप नेपाल में चले गए, या किसी और देश में चले गए, तो हर जो राज्य होता है जिसको आप यहां पे सोशियोलॉजी में स्टेट बोलेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, उसके पास अपना एक क्षेत्रफल होता है। और वो क्षेत्रफल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस क्षेत्र है बट वहां पे कोई रह ही नहीं रहा है, अंटार्कटिका जैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप राज्य हैं, अगर आपके पास क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में कुछ लोग भी रहने चाहिए, और ये जो लोग रहते हैं उन्हें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इन्हें आप अपनी पॉपुलेशन बोलते हैं, और उसके लिए एक लीगल टर्म यूज करते हैं जिसको बोला जाता है सिटीजनशिप, नागरिकता। ये लोग जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये किसी भी तरह से न रह रहे हो, आपस में लड़ न रहे हो, ये किसी पैटर्न में रह रहे हो, और इस पैटर्न को बनाए रखने के लिए हर स्टेट के पास अपनी एक गवर्नमेंट होती है। इस गवर्नमेंट के देखिए अलग अलग अंग हो सकते हैं, विधायिका हो सकती है, कार्यपालिका हो सकती है, और न्यायपालिका हो सकती है। हर राज्य के पास अपनी एक सरकार होती है, और ये जो सरकारें हैं डियर फ्रेंड, ये जो सरकार है ये संप्रभु होनी चाहिए, इसमें संप्रभुता होनी चाहिए, ये अपने निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए। तो देखिए अगर ये चार तत्व हैं आपके पास, ये चार तत्व हैं, तब आप क्या हैं, तब आप राज्य हैं, तब आप स्टेट हैं, क्योंकि ये चारों चीजें आपके पास हैं। आपके पास क्षेत्र है, आपके पास जनसंख्या है, आपके पास सरकार है, और आपके पास संप्रभुता है, तो आपको राज्य बोला जाता है। बट कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये भारत का एक क्षेत्र है, इसके अंदर सपोज भारत है। कई बार ऐसा होगा कि आप इंडिया में न रह रहे हैं, आप यूएस में रह रहे हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, या आप सपोज फ्रांस में रह रहे हैं, या आप सपोज यूके में रह रहे हैं, आप कहीं भी रह रहे हैं। बट देखिए आप रहते तो इंडिया के बाहर हैं। अगर इसको मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इंडिया ले रहा हूं, आप रह रहे हैं इंडिया के बाहर, बट आप एक शेयर करते हैं भाईचारा, एक बिलोंगिंगनेस, एक बंधुत्व की भावना। और फ्रांस में रह के, यूके में रह के, यूएस में रह के
आप वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वहां पे आप इंडियन रिपब्लिक डे को क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जब इंडियन क्रिकेट टीम सपोज के लिए वो ऑस्ट्रेलिया जाती है खेलने के लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया गई भी, आप ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन होके ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन होके आप इंडिया की टी शर्ट पहन के इंडिया के लिए चीयर कर रहे हैं। मतलब आप रह तो रहे इंडिया से बाहर, बट संप्रभुता से मतलब जो थी सॉवरेंटी है। क्या है सॉवरेंटी? मतलब आप अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जिसे आप सुपीरियर मानते हैं। इसका मतलब आप सॉवरेन हैं, इसका मतलब आप संप्रभु हैं। ये मतलब है संप्रभुता का। ये बात समझ पा रही हैं? बट ठीक है, आप इंडिया से बाहर हैं तो भी इंडिया के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट है। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए आप चीयर कर रहे हैं, इंडिया को आप जीतते हुए देखना चाह रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो यूके जा रहे हैं तो आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए चीयर कर रहे हैं, मोदी मोदी बोल रहे हैं। तो ये मतलब आप क्या है कि भले ही आप भारतीय राज्य से बाहर हैं, बट आपको हम इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, अप्रवासी भारतीय बोलते हैं कि हमारे ब्रदर हमारे सिस्टर्स इंडिया से बाहर रह रहे हैं, बट दिल से वो क्या है, इंडियन है। उसी के साथ मैं बोल रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी राज्य के अंदर ही ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं जहां पे लोग भले ही रह रहे हैं इंडिया में, बट इंडिया अपने आप को मानते नहीं है इसलिए। तो ऐसा हो सकता है कि अलगाव आपकी वहां पे फीलिंग हो, सेपरेटिज्म की फीलिंग हो, वो इंडिया से अलग होना चाहते हो। तो देखिए, राज्य के बाहर भी कुछ लोग हैं जो इंडिया के साथ अपना रिलेशन मेंटेन रख रहे हैं, इंडिया के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पहला जो मैंने वो 4 तत्व आपको बताया, 4 एट्रीब्यूट बताया, ये स्टेट है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, स्टेट। इन ऑर्डर टू बी स्टेट आपको ये सारी चारों चीजें क्या करनी पड़ेंगी, फुलफिल करनी पड़ेंगी। बट नेशन एक तरह का इमोशनल अटैचमेंट है। क्या है? इमोशनल अटैचमेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, एक आइडिया है कि वी ऑल आर इंडियन, हम सब क्या हैं, भारतीय हैं और हम सब एक हैं। ये जो एकता वाली फीलिंग है, ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की फीलिंग है, उसे मैं नेशन बोल रहा हूं, ये राष्ट्र है। तो हमेशा एक अंतर होगा राष्ट्र में और किसमें, राज्य में। बट बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जो राष्ट्र के बेसिस पे ही राज्य बने हैं। मैंने आपके साथ एग्जांपल, जब मैं आपके साथ लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट की बात कर रहा था तो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बारे में। तो ये एक टाइम पे क्या हुआ, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, उन्होंने ऐसा बोला कि इस्लाम इंडिया में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं वो केवल एक धार्मिक ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक अलग राष्ट्र है। वो अलग राष्ट्र इसलिए है क्योंकि हमारा जो पास्ट है, हमारा जो भूत है, भूतकाल, वो बाकी लोग के साथ मैच नहीं खाता। हम कहीं और से आए हैं, ये लोग कहीं और से आए हैं। तो वी मुस्लिम्स केम फ्रॉम सम प्लेस इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अरेबिया, हम वहां से आए। हमारे जो फोर फादर्स हैं वो अलग हैं, उनका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। और सिंस हमारा ओरिजिन अलग है तो हमारे तरीके, खाने का तरीका, हमारे प्रेफरेंसेस, किस तरह के मसाले हमें पसंद है, किस तरह के पर्व हमारे हैं, किस तरह की चीज़ें हम करते हैं, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारा मिलने जुलने का तरीका, शादी करने का तरीका, ये सब अलग है। इसलिए इसका इस समाज के जो बहुतायत लोग हैं, जो हिंदूज हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अंतर है। इन हिंदुओं के साथ बहुत सारी सिमिलैरिटी हो सकती है बुद्धिस्ट की, बहुत सारी सिमिलैरिटी हो सकती है जैन की, बहुत सारी सिमिलैरिटी हो सकती है सिखों की भी, क्योंकि ये बाकी जो धर्म है ये हिंदुइज्म से ही निकल के आए। बट हमारे साथ ऐसा नहीं है, ये धर्म एकदम अलग से बाहर से आया। और हम चूंकि हमारा जो पूरा पास्ट है अलग है, तो जब एक नए देश की बात हो रही इंडिया की कि फ्यूचर में एक नया देश बनेगा भारत, हम उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि हम उस देश में क्या समान नागरिक रह पाएंगे। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी, क्योंकि नंबर में हम लोग कम हैं, तो क्या हमें समान अधिकार मिलेंगे? क्या हम अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों के साथ फ्रीली यहाँ पे रह पाएंगे? ऐसे डाउट क्रिएट किए गए कि हमारा पास सेम नहीं है, इसलिए हमारा फ्यूचर भी सेम नहीं हो सकता। और एक अलग राष्ट्र की अवधारणा लाई गई पाकिस्तान की,
कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होगा पाकिस्तान, और बाद में ये जो मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा है एक राज्य में क्या हुई, परिलक्षित हो गई, एक राज्य के रूप में आई, वो राज्य बन गया, पाकिस्तान बन गया। बट पाकिस्तान बनने के बाद वहां पर डिक्लेयर किया गया कि उर्दू वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, और ऐसी ही एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ईस्ट बंगाल में, ढाका में। और ढाका में उन्होंने जाके बोला कि बंगालियों को उर्दू पढ़ना और लिखना आप सीख लेना चाहिए। अब आप उर्दू पढ़ना और लिखना क्या करिए, सीख लीजिए। उस स्टेटमेंट का बहुत विरोध हुआ वहां पे, बहुत विरोध हुआ, और वो विरोध धीरे धीरे हिंसक विरोधों में बदल गया, और फाइनली वहां पे मुक्त वाहिनी करके एक मिलिशिया बनाया गया, और उसने पाकिस्तान से बांग्लादेश को क्या किया, अलग कर दिया, क्योंकि इनकी जो राष्ट्र की अवधारणा है ये अलग है। देखिए, जब पूरे इंडिया में से पाकिस्तान बना तो राष्ट्र की अवधारणा धर्म के बेसिस पे बनाई गई, और जब पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तो राष्ट्र की अवधारणा भाषा के आधार पर बनाई गई, कि पहले हम बंगाली हैं उसके बाद हम मुस्लिम हैं, क्योंकि हम भाषा से एक दूसरे से जानते हैं। हमारे बीच में जो बंधुत्व है वो धर्म की वजह से नहीं है, वो भाषा की वजह से। तो बंगाली बंगाली होता है, उसके बाद वो हिंदू और मुस्लिम होता है, पंजाबी पंजाबी होता है, उसके बाद वो हिंदू और मुस्लिम होता है। तो देखिए, अलग अलग लेवल पे आप राष्ट्र को बनाते हैं, तो राष्ट्र मतलब क्या, ये एक तरह का आपका भरोसा है कि आप एक हैं। आप इस बात से एक है क्योंकि आपका धर्म एक है। धर्म यह हो सकता है, या भाषा हो सकती है, या क्षेत्र हो सकता है, या रेस हो सकता है, वंश हो सकता है। किसी वजह से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि सिंस हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, सिंस हम इस भाषा को बिलोंग करते हैं, सिंस हम इस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, यहाँ पे हम रहते आए हैं, ये हमारा एरिया है। तो हो सकता है कि यूथोपिया में अभी एक तरह का विवाद चल रहा है टिग्रे रीजन में, और बाकी यूथोपिया में, और टिग्रे रीजन के लोगों को लग रहा होगा कि सिंस बहुत समय से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए सिंस हम बहुत टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं, इसलिए हमारी सोच, हमारा व्यवहार ये अलग है, बाकी इथोपिया के लोग अलग है। तो कई बार क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे भी आप एक राष्ट्र की अवधारणा ले आते हैं, और जो राष्ट्र की अवधारणा होती है डियर फ्रेंड, इसमें कुछ सही और गलत नहीं होता। आप ऐसा बोल सकते हैं कि पाकिस्तान तो बना सर, बट बहुत सारे मुस्लिम्स इंडिया में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि शायद ये इस बात से प्रभावित नहीं हुए, उन्हें नहीं लगा, उन्हें लगा कि धर्म चाहे जो भी हो, पर यहाँ पे हम 400-500 साल से रहते आए हैं, ये हमारी जमीन है, हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे हमारे पुरखों की कब्रें हैं, हमारे मस्जिदें यहाँ पे हैं। सो उन्हें हमेशा लगा कि हमारा पास तो एक है, तो फ्यूचर भी हमारा क्या होगा, एक होगा। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमारा पास एक नहीं है और हमारा फ्यूचर भी एक नहीं होगा। तो इस तरह के राष्ट्र बनाए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, और डिस्ट्रॉय भी किए जाते हैं। डिस्ट्रॉय किए जाते हैं मतलब ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन, बाद में दोनों क्या हो गए, एक हो गए। पहले कोरिया था, फिर नॉर्थ कोरिया बना, साउथ कोरिया बना। सो जो कोरियन पेनिनसुला है वो एक राष्ट्र की बात करता है, बट राजनीति की वजह से आज 2 कोरिया हैं, राजनीति की वजह से 2 जर्मनी थे, बाद में आपने बर्लिन वॉल को क्या किया, तोड़ दिया। मतलब व्हाट आई मीन टू से कि नेशन इज ऑलवेज क्रिएटेड। नेशन कुछ भी रियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। नेशन सब्जेक्टिव है, एक तरह की फीलिंग है, एक तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। तो एक लेवल पे आप बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, जिसमें आप बोलते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल पे जितने भी ब्राह्मण्स हैं वो इस संगठन के भाग बन सकते हैं, जितने भी यादव हैं वो इस संगठन के भाग बन सकते हैं, जितने भी जाट कम्युनिटी के लीडर हैं वो इसके अखिल भारतीय जाट महासभा। देखिए, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन आप बनाते हैं जाति के आधार पे। जाति के आधार पे आप ऐसे ग्रुप बनाते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, बाकी जगह पे, और उसमें डिस्कशन करते रहते हैं उसी से संबंधित, जाति से संबंधित। तो यहाँ पे आपकी जो राष्ट्र की अवधारणा है वो जाति है। दूसरे लेवल पे आप बोलते हैं कि मैं नॉर्थ इंडियन हूं, मैं हिंदी स्पीकिंग का एरिया हूं। सो आप एक राष्ट्र की अवधारणा लाते हैं, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन। तीसरे लेवल पे आप बोलते हैं कि चाहे जो भी जाति हो, चाहे जो भी भाषा हो, बट पहले मैं हिंदू हूं बेसिकली है। तो आप धर्म के आधार पे बोलते हैं हिंदू और गैर हिंदू। और फिर कभी आप बोलते हैं कि चाहे धर्म चाहे जो भी हो, जाति चाहे जो भी हो, भाषा चाहे जो भी हो, हम सब पहले क्या हैं, इंडियन है। तो व्हाट आई मीन टू से कि ये जो राष्ट्र की अवधारणा है, सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, ये धर्म के आधार पे हो सकती है, भाषा के आधार पे हो सकती है,
जाति के आधार पे हो सकती है, रेस के आधार पे हो सकती है, बट इससे हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अदरवाइज इंडिया कभी भी इंडिया नहीं था, बट ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से, अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, जिस तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक इंडिया की अवधारणा लाई कि देयर इज समथिंग नोन एज इंडिया, कुछ तो भी है इंडिया जो इस जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के है, और उस इंडिया के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं। सो वी आर फाइटिंग फॉर दैट इंडिया। इस बारे में बात किया किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और तब जाके आप अपना एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल लॉन्च कर पाए। तो जो नेक्स्ट क्लास में लेने वाला हूं डियर फ्रेंड, इसी नेशन और स्टेट को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सो नेशन और स्टेट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा। और ये जो नेक्स्ट क्लास अब होने वाली है उसका जो देखिए टाइम पीरियड होगा, मैंने सर से भी बात किया है, नेक्स्ट क्लास से ऑनवर्ड्स आपका जो टाइम होगा वो 2:30 तक रहेगा, 12:30 से 2:30 रहेगा। और 5th से देखिए मैंने ऐसा बोला हुआ है कि जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उनके लिए देखिए फिर से हम एक नया बैच बनाने वाले हैं 5th से। आप में से जो लोग उसे करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। 5 तारीख से वो नया बैच स्टार्ट होगा डियर फ्रेंड। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।